अब हम लोग देखेंगे अमांडा पोयम का थीम क्या है। तो अमांडा पोयम में जो सेंट्रल थीम है वो है मेजरली फोकस्ड ऑन कंट्रोल एंड फ्रीडम। यानी इसका थीम जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है कंट्रोल और फ्रीडम पे। इसमें जो अमांडा का फिगर है ये इसमें पता चल रहा है कि बहुत लंबे समय से वह फ्रीडम के लिए काफ़ी ज़्यादा व्याकुल है। और उसकी जो मदर है वो यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है उसकी मदर को कि वह एक इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल रखती है अमांडा पर। यानी कि अमांडा के फ्रीडम को वह अपने इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल में रखती है। और यह हाईलाइट करता है कंट्रास्ट को कि अमांडा जो है वो एक लिटिल गर्ल है जिसके पेरेंट कंटिन्यूअली उसके हर एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं और उसको एडवाइस देते हैं कि क्या चीज़ करना है क्या चीज़ नहीं करना है, एक काम के बाद दूसरा कौन सा काम करना है। अमांडाज फ्रीडम इज लिमिटेड बाय एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस और इंटरवेंशंस। अमांडा को यह फील होता है कि उसका फ्रीडम जो है वह बहुत अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शंस या इंटरवेंशन द्वारा लिमिटेड कर दिया गया है। क्योंकि वो गर्ल है उसे क्या करना है क्या नहीं करना है ये उसके पेरेंट बताते हैं। द पोएट ऑल्सो फोकसेज ऑन एलिमेंट्स ऑफ रेजिंग चिल्ड्रेन एंड हाउ पेरेंट्स विल गो टू एनी लेंथ टू इंश्योर दैट देयर चाइल्ड इज वेल एजुकेटेड। पोएट यह भी अपने इस पोयम में फोकस किए हैं कि किस तरह से बच्चे जो हैं बच्चों की क्वालिटी को रेज किया जा सकता है और कैसे पेरेंट जो हैं वह अपने बच्चों को वेल एजुकेटेड बनाने के लिए हर हद तक चले जाते हैं, हर हद को पार कर जाते हैं। वह चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वह काफ़ी ज़्यादा वेल एजुकेटेड हो। इसके लिए सबसे पहले वह वेल मैनर्ड हो, वेल डिसिप्लिन्ड हो, तो इसके लिए उसे वह हर तरह का इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। अब हम जानेंगे अमांडा पोयम का समरी। This poem expresses the state of a little girl's mind who is constantly instructed about do's and don'ts by her mother. ये जो पोयम है इस पोयम में एक लिटिल गर्ल के स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस किया गया है। जो लड़की हमेशा अपने पेरेंट द्वारा इंस्ट्रक्टेड होती है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। गर्ल का नेम अमांडा है और उसकी जो मदर है वह उसके मिस्टेक पर इरिटेट होती है और इरिटेट होकर के उसे कहती है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्शंस देती है कि वो बैठे हुए गुस्सा में अपने कंधे को झटका ना दे, सीधा बैठे, बैठने का जो सही करेक्ट पोस्चर होता है उसी पोस्चर में बैठे। उसकी मदर उसे रिमाइंड कराती है कि जो होमवर्क मिला है उसे वह अपना होमवर्क फिनिश की, अगर नहीं की तो कर ले। अब लिटिल गर्ल अमांडा जो है वह सारे वर्क्स के बीच में थोड़ा सा कांस्टेंट गैप चाहती है, वह फ्रीडम चाहती है वह। तो यहाँ बताया गया है कि जो छोटी लड़की है उसका क्या ड्रीमिंग होता है। जैसे उसका ड्रीमिंग था कि वह अपने लाइफ में फ्रीडम चाहती थी। अब उसकी मदर जो है उसको यह भी बिलीव था कि उसकी बेटी स्लगिश मैनर में बैठती है, अनमने ढंग से, बेकार ढंग से बैठती है। तो इस पर अमांडा जो है वो इमेजिनेशन करती है कि काश ऐसा होता, वह अगर ऑर्फैन होती तो वह अब पेरेंट्स के डे टू डे कमांड से बच जाती। वह क्लेम करती है कि देयर इज़ अ सेरेन एमेरल्ड सी विद ओनली मी एज अ रेसिडेंट। तो उस समय वह यह सोचती है, जैसे माँ डांटती जब है तो वह सोचती है इससे अच्छा अगर हम मरमेड होते तो ग्रीन सी में, इमेरल्ड सी में यहाँ से वहाँ तक दौड़ते रहते और पूरे सी में एक अकेली मैं ही रेसिडेंट होती, कोई कुछ कहने वाला नहीं होता। तो सी फाइंड्स ट्रैंक्विली इन हर ओन मेड अप यूनिवर्स वेयर देयर आर नो बाउंड्रीज। बच्चे जो होते हैं उनके मन की एक अलग दुनिया होती है। जैसे इसमें अमांडा जो है वह अपने मन में एक ऐसी दुनिया की कल्पना करती है जहाँ पर वह अकेली ही है और जहाँ पर घूमने का, टहलने का या मौज मस्ती का कोई बाउंड्रीज नहीं है। अमांडा इमेजिन करती है कि वह फ्री स्पिरिटेड मरमेड हो गई, मतलब वह समझती है कि वह एक जलपरी बन गई है। ये सब उसके मानसिक सोच का नतीजा है। जब माँ उसको काफ़ी डांटती है तो वह सोचती है अगर मैं मरमेड होती, जलपरी होती तो कोई कुछ कहने वाला नहीं होता, घूमती टहलती रहती। ये जो माँ हमेशा डांटते रहती है, रेस्ट्रिक्शंस लगाते रहती है, यह नहीं लगता। तो वह ग्रीन सी में उसके जेंटल वेव के साथ ग्लाइड करते रहती। इसी के बीच अमांडा जो है
वह जो ये सपना मन में देख रही थी, ये सपना उसका टूटता है कैसे? मदर के कॉलिंग पर। माँ जो है वह उसे फिर से कहती है कि तुम्हें रूम साफ़ करने के लिए कहा गया था, शूज़ साफ़ करने के लिए कहा गया था, शूज़ साफ़ की, रूम साफ़ की या नहीं? तो इससे वह जो डे ड्रीमिंग कर रही थी, ये बीच में ब्रेक होता है। अब अमांडा जो है वह इस पर समझती है कि लो फिर नैग कर दी, यानी कि पहले नैगिंग से आज़ाद हुए नहीं कि दूसरा फिर नैगिंग वह कर दी। नैगिंग जो वह कर दी, इस नैगिंग में वह फिर से डे ड्रीमिंग करने लगती है कि अब की बार वह काश अगर ऑर्फैन होती तो जहाँ मन वहाँ फ्रीली घूमती टहलती रहती, कोई कुछ कहने वाला नहीं होता, मन होता तो धूल पर नंगे पैर इधर से उधर घूमती, उस पर अलग अलग तरह का पैटर्न बनाती, कोई उसके फ्रीडम को इंटरप्ट नहीं करता। She utters that she would have enjoyed her freedom then by making a patterns of her bare feet on the sand। अब कहती है कि वह अगर अनाथ होती तो कोई उसको कुछ कहने वाला नहीं होता, वह अपना जीवन शांतिपूर्वक बिताती। उसकी मदर जो है वह उसको नैग करती है और इसी के कारण उसका जो है डे ड्रीम टूट जाता है। द मदर फॉरबेड अमांडा नॉट टू ईट चॉकलेट बिकॉज ऑफ हर एक्नी एंड पिम्पल्स। माँ जो है वो अमांडा को यह कहती है कि तुम्हें चॉकलेट ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि चॉकलेट खाने से पिम्पल्स हो जाता है, एक्नी हो जाता है। शी ऑल्सो रिब्यूक्स हर फॉर नॉट लुकिंग एट हर वाइल शी इज़ टॉकिंग टू हर। और वह माँ जो है वह अमांडा को यह भी कहती है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मुझे नहीं देख रही हो, तुम सिर नीचे किए हुए हो, मूडी हो, मुडियल जैसी रहती हो। ये एक बच्चे का जो बिहेवियर है होता है वो मदर फादर जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें ध्यान से सुनता है, और यह जो तुम्हारा बिहेवियर है कि मैं इधर बात कर रही हूँ और तुम मुडियल जैसे नीचे देख रही हो, ये अच्छा नहीं है। बच्चे ऐसे होते हैं। अमांडा इज enjoying another dream that now she fantasize herself as Rapunzel। अब इतना बात सुनने के बाद फिर से उसको गुस्सा आ जाता है कि उसका फ्रीडम जो है वह बिल्कुल कर्टेल्ड है, उसे थोड़ी सी भी आज़ादी नहीं, वह अपने हिसाब से दिन भी नहीं बिता सकती, सोच भी नहीं सकती। तो इस बार अब फिर से वह तीसरे स्टेंजा में बताया गया है कि वह रेपुंजल होने का डे ड्रीमिंग देखती है। रेपुंजल ये एक फेरी टेल का कैरेक्टर है, फेरी टेल का कैरेक्टर है जिसमें रेपुंजल नाम की एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी जिसको यह वरदान मिला हुआ था कि उसका बाल जो था वह सोने का था, और जितना उसके बाल को काटा जाता था उसका बाल उससे डबल साइज में और ज़्यादा बढ़ा करता था तुरंत। अब ये जो रेपुंजल थी उससे एक राजकुमार प्यार किया करता था। अब बीच में होता यह है कि एक ड्रैगन जो है वह राजकुमारी को किडनैप करके लेकर चला जाता है, एक बहुत बड़े टावर में रखता है, सबसे टावर के सबसे ऊपर पे उसे रखता है, किसी से मिलने नहीं देता है, ठीक है, किसी से उसको मिलने नहीं देता है। तो राजकुमारी जो है वहाँ अकेली ही रहती है। यहाँ पर जो अमांडा है वह यह सोचती है कि अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं अकेले रहती, दुनिया से अलग, कोई कुछ कहने वाला नहीं होता, ये बराबर हमेशा जो कहते रहती है, मैं पीसफुल्ली रहती। अब यहाँ पे एक लाइन बताया गया है जिसमें अमांडा जो है वह कहती है कि मैं अगर रेपुंजल होती तो उसकी तरह बेवकूफ़ी नहीं करती और अपने बाल जो है वह उसे नीचे नहीं गिराती। तो मैं ज़रा सा वह इंसिडेंट बता दूं। रेपुंजल जो है उसे जब ये ड्रैगन किडनैप कर लिया था, ऊपर रखा था टावर में, तो एक दिन इसका रेपुंजल का जो लवर है वह किसी तरह से जानकारी पा करके पहुंचता है और टावर में ऊपर जब चढ़ता है तो रेपुंजल को लेकर के वह कैसे नीचे उतरेगा यह समस्या आ जाती है। तो इस समस्या का समाधान रेपुंजल ही बताती है कि मेरा बाल जो है यह सोने का है और जितना इसको काटते हैं तुरंत उसका डबल बढ़ जाता है। तो तुरंत जब डबल बढ़ जाता है तो यह प्रिंस जो था, जो राजकुमार था, जो उसका लवर था, वह कहता है ठीक है तुम्हारा बाल काटना शुरू करते हैं। बाल काटते जाता था, वह डबल बड़ा होता चला जाता था, उसको नॉट्स कर करके बांध करके बहुत बड़ा रस्सी बनाया गया। रस्सी का एक छोर पलंग के टांग से लपेटा गया और दूसरे छोर को खिड़की से नीचे गिरा दिया गया। उसके बाद राजकुमार और रेपुंजल जो है यह दोनों उस रस्सी के सहारे नीचे उतर करके चले गए। तो यहाँ पर वह इस्केप हो गए और अमांडा जो है वह
अपने मम्मी के बराबर नैगिंग से इतनी परेशान है कि वह यहाँ पर कहती है कि अगर वह रेपुंजल होती, टावर में रहती और अगर उसको भी यह वरदान होता तब भी वह अपने बाल को नीचे नहीं गिराती, क्योंकि उसे दुनिया जो है या जो अपना फैमिली है, फैमिली में जो बराबर यह नैगिंग होता रहता है, इससे उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी फील होता है। वह आज़ाद रहना चाहती है, अपने मन का करना चाहती है। ये जो है ये ह्यूमन नेचर है। सभी जितने भी मनुष्य हैं उन सबको फ्रीडम जो है वो अच्छा लगता है। फ्रीडम को वो लोग किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अब फिर से यहाँ अपने पोयम पे। तो फाइनली मदर जो है वह फॉरबिड करती है हर फ्रॉम बीइंग मूडी। मदर जो है वह उसको कहती है कि ऐसे मुडियल जैसे बने मत रहो, क्योंकि वह चाहती थी कि कोई अगर यह बेटी जो है अभी तुरंत उसके साथ अगर बाहर निकले घर से और अड़ोसी पड़ोसी देखे तो यह ना कहें कि आपकी बेटी बड़ी मुडियल है, लगता है मारे उड़े हैं, डांटे उठे हैं। तो इससे क्या होगा कि उसका घरेलू सम्मान जो है वह कम हो जाएगा। बिकॉज शी डजेंट वांट एनी वन टू मेक हर फील गिल्टी दैट शी इज हैरेसिंग हर डॉटर। क्योंकि माँ जो है वह यह बिल्कुल नहीं सुनना चाहती थी कि उसकी बेटी जो है वह अभी तुरंत हैरेस हुई है, यानी कि उसकी माँ जो है थोड़ी सी क्रूर है, यह बिल्कुल भी वह नहीं चाहती थी। इसलिए बेटी कहती थी जब घर से बाहर निकलो तो एक झूठी मुस्कान भी चेहरे पर जरूर रखो, ऐसे नहीं रहा करो। ये कांस्टेंट नेगिंग के कारण अमांडा इतनी अपसेट हो जाती है, इतनी अपसेट हो जाती है कि अब वह डे ड्रीमिंग भी बंद कर देती है। शी ऑलवेज ट्राई दिस ओनली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द कंटिन्यूस हैरेसमेंट एंड डोमिनेंस ऑफ हर पेरेंट्स। वह पहले जो डे ड्रीमिंग किया करती थी वह इसलिए ताकि वह अपने पेरेंट के कंटिन्यूस हैरेसमेंट से बचना चाहती थी और अपने पेरेंट के डोमिनेंस से भी बचना चाहती थी। अमांडाज पेरेंट्स फील दैट शी इज़ नॉट रिएक्टिंग बिकॉज शी इज एनवायड। अब अमांडा की जो माँ है उसे यह लगता है कि वह रिएक्ट नहीं कर रही है क्योंकि वह गुस्सा है। हर एक्शंस हैव मेड हर पेरेंट्स लुक बैड। अब अमांडा का जो एक्शन है इसके कारण पेरेंट्स समझे उन्हें खराब लगा एंड दे आर कंसर्न्ड अबाउट देयर इमेज। और पेरेंट जो हैं उन्हें यह महसूस हुआ कि भाई हमारे बच्चे के नज़र में हमारा इमेज जो है वह ठीक नहीं बनता जा रहा है। हमारे बराबर नैगिंग के कारण बच्चे जो हैं वह अपने फ्रीडम को समझ रहे हैं कि उनका फ्रीडम कर्टेल्ड हो गया है, तो कुछ कुछ फ्रीडम देना चाहिए बच्चों को। दे आर एंग्जियस अबाउट हाउ सोसाइटी वुड जज देम इफ़ देयर यंगस्टर्स इज कॉन्स्टेंटली ग्रम्पी। यानी कि पेरेंट को यह महसूस हुआ कि जो सोसाइटी है वह क्या जज करेगी पेरेंट के बारे में अगर वह बराबर अपने बच्चों को डांटते रहते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। तो यह भी बताया जा सकता है कि बच्चा भी अच्छा नहीं है तो पेरेंट भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एक ही चीज़ के लिए कई बार इंस्ट्रक्शंस नहीं देना चाहिए। बच्चे को थोड़ा फ्री छोड़ना चाहिए, तब वह क्रिएटिव बनते हैं, उन्हें भी यह एहसास हो कि वह फ्री हैं, जानवर नहीं हैं। अब हम लोग अमांडा पोएम का कंक्लूजन देखेंगे। दिस पोएम कन्वेज द मोरल दैट चिल्ड्रन नीड टू बी अलाउड मोर फ्रीडम। ये पोएम यह मैसेज कन्वे करता है कि बच्चे जो हैं उन्हें ज़्यादा फ्रीडम चाहिए। इट इज़ ट्रू दैट चिल्ड्रन नीड टू बी टॉट गुड मैनर्स। ये भी ज़रूरी है, यह भी बात सत्य है कि बच्चों को अच्छी आदतें सिखाना चाहिए। बट पेरेंट्स मस्ट ऑल्सो रिमेंबर टू गिव देयर इन्फेंट्स देयर पर्सनल स्पेस। लेकिन पेरेंट्स को भी यह समझना चाहिए, उन्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने बच्चों को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, थोड़ा सा गैप देना चाहिए, थोड़ा उनको अपने मन की भी करने के लिए देना चाहिए, समय देना चाहिए ताकि वह सीख सकें और अपने यूथ लाइफ को एंजॉय कर सकें। उन पे हमेशा बाउंडेशन नहीं डालना चाहिए। एक्सेसिव नैगिंग में मेक देम एनवायड। बहुत ज़्यादातर उन पे रुकावट जो है वो उन्हें एनवायड बना देता है, डिजोबीडियंट बना देता है। हैंस दे में डेवलप द टाइप ऑफ डिसलाइक फॉर रियल लाइफ। और अगर ऐसा बराबर होता रहता है तो उस बच्चे में वास्तविक जीवन के प्रति एक नफरत की भावना डेवलप हो जाती है। इट इज़ द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट टू रेज देयर चिल्ड्रन इन सच अ वे दैट दे अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू रादर देन बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड। कहता है इसमें पेरेंट्स की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताया गया है। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी यह है कि उन्हें अपने चिल्ड्रन को इस तरह से रेज करना चाहिए कि वह अपने जीवन को जीने के लिए जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसे वह अच्छे तरह से समझें, ना कि फ्रस्ट्रेट हो जाएं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इसके आगे इस पोएम का मोरल।
तो अमांडा पोयम में रॉबिन क्लेन जो हैं उन्होंने बड़ा ही क्रिटिकल पॉइंट को फर्निश किया है, क्या कि चिल्ड्रन शुड नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर फ्रीडम। बच्चों से उनकी आज़ादी कभी नहीं छीननी चाहिए। हाउएवर पेरेंट्स बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड बट शुड इंश्योर नॉट टू मेक देम फील इम्प्रिजन्ड। कहता है जो पेरेंट्स हैं उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए कि उन्हें अपने बच्चे का प्रॉपर विकास करना चाहिए, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि कहीं बच्चे यह तो महसूस ना कर रहे हैं कि उनकी आज़ादी जो है वो ख़त्म हो गई है, वह कैदी की तरह महसूस कर रहे हैं अपने आप को। अगर ऐसा है तो फिर उस बच्चे का प्रॉपर अपब्रिंगिंग नहीं होगा। अब अमांडा पोयम का टोन क्या है वह देखेंगे हम लोग। अमांडा पोयम का जो टोन है वो पूरा का पूरा है अम्यूजिंग ऑन द होल। टोन्स जो अमांडा पोयम में यूज़ किया गया है, इसमें बताया गया है अमांडा की जो मदर है वह उसे हमेशा अम्यूज़ करती है और अमांडा जो है वह भी इसे कुछ अलग तरीके से समझती है। अमांडा की जो मदर है वो ऑथोरिटेटिव है और स्ट्रिक्ट है, वहीं अमांडा जो है वो ड्रीमी है और चाइल्डिश है। लास्ट स्टेंजा जो है पोयम का, उसमें अमांडा जो है अमांडा पोयम जो है इसका जो लास्ट स्टेंजा है वह ज़्यादा आयरनिक है। क्यों? क्योंकि इट इज़ हर मदर हु नैग्स हर विच मेक्स अमांडा सैड। ये उसकी माँ है जो उसे हर हमेशा कुछ न कुछ रेस्ट्रिक्ट करती रहती है, जिससे अमांडा सैड होती है, डिसअपॉइंटेड होती है। बट हर मदर आस्क हर नॉट टू फील सैड इवन बिकॉज दैट वे एनी वन कुड फिगर आउट दैट शी हैज़ बिन नैग्ड। उसकी माँ यह कहती है कि तुम चिढ़ी हुई सी बाहर मत निकलो, क्योंकि कोई भी समझेगा कि तुम्हें डांटा गया है। मतलब डांटती भी है और यह भी चाहती है कि बाहर की दुनिया यह ना जान पाए कि उसकी मदर उसे डांटती है। यह बताता है कि अमांडा के बिहेवियर पे उसकी मदर का कितना ज़्यादा कंट्रोल है। तो इसका मतलब हुआ यह कि उसका फ्रीडम कर्टेल्ड है यहाँ। अब अमांडा पोएम में एलूजन है। एलूजन क्या होता है? तो ये एक लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें राइटर या स्पीकर जो होते हैं वो किसी ऐसे चीज़ के बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बताते हैं, चाहे वो इवेंट हो, पर्सन हो और थिंग्स हो हिस्ट्री में, टू अ वर्क ऑफ आर्ट और लिटरेचर, जिसमें लिटरेचर या आर्ट का वर्क को बताया गया है। इसमें अमांडा जो है वह खुद को माइथोलॉजिकल कैरेक्टर मरमेड और रपुंजेल बताती है। तो ये एलूजन है, ऐसा सोचने से वह मरमेड बन नहीं जाती है। अब हम लोग देखेंगे इस पोयम में यूज़ किया हुआ पोएटिक डिवाइस। तो इसमें एनाफोरा यूज़ किया गया है। एनाफोरा क्या होता है? किसी एक वर्ड का रिपीटेशन दो या दो से ज़्यादा कंजिक्यूटिव लाइन के शुरू में ही, जैसे डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा, इसमें डोंट दो बार आया, तो यहाँ पे एनाफोरा हो गया। अब है एपीफोरा। एपीफोरा क्या होता है? इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड एट द एंड ऑफ टू और मोर कंजिक्यूटिव लाइन। दो या दो से कंजिक्यूटिव लाइन में लास्ट में अगर किसी वर्ड का रिपीटेशन हुआ हो तो यह एपीफोरा होता है। जैसे अमांडा देखिए दोनों बार आया है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा, तो इसमें अमांडा दो बार आया, लास्ट में ये एपीफोरा हो गया। अब एजोनेंस क्या है? तो इसमें ओ वोवेल साउंड का यूज हुआ है, जैसे डोंट हॉन्च योर सोल्जर्स, डोंट में, योर में और सोल्जर्स में ओ का यूज हुआ है। अब है सिम्बोलिज्म। तो पोएट हैज़ यूज द वर्ड इमेरल्ड विच इज़ यूज टू शो द ग्रीन कलर ऑफ द सी। पोएट ने यहाँ पे इमेरल्ड वर्ड यूज किया। इमेरल्ड जो है यह यूज किया जाता है सी के ग्रीन कलर को दिखाने के लिए, तो यहाँ सिम्बोलिज्म हुआ। अब है इमेजरी। पोएट ने विजुअल डिस्क्रिप्शन दिया है, जैसे देयर इज़ अ लैंग्वेज इमेरल्ड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। तो ये इमेजरी है। यह जो अमांडा है वह सोचती है कि काश वह मरमेड होती तो लैंग्वेड और इमेरल्ड सी में वह अकेली निवास करती, घूमती टहलती, जहाँ मन वहाँ उसकी गहराई में उसके पूरे एक्रॉस वह तैरती रहती। अब है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? तो इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ अ लेटर एट द स्टार्ट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड, यानी कि दो या दो से अधिक शब्द जो आसपास हों और उनमें से सारा वर्ड अगर एक ही लेटर से स्टार्ट हुआ हो तो वो उसको हम लोग रिपीटेशन कहते हैं। जैसे स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, इसमें स्टॉप का एस, स्लॉचिंग का एस, सिट का एस, स्ट्रेट का एस, ये सब एलिट्रेशन हुआ। अब है एलूजन। एलूजन तो मैंने आपको बताया ही पहले ही। रेफरेंस टू अ फेमस और इमेजरी पर्सन, किसी प्रसिद्ध या फिर इमेजरी पर्सन, एनिमल, स्पीसीज या थिंग्स के बारे में बताना।
या उससे उसको रेफ़र करना या उससे रेफ़र करना। तो पोएट ने यहाँ पे यूज़ किया ना मरमेड, मरमेड किसको बताया? अमांडा को। तो अमांडा जो है वो मरमेड होना चाहती है, तो यहाँ पे एलूजन हुआ। रिपीटेशन, इसमें अमांडा वर्ड का कई बार रिपीटेशन हुआ है। मेटाफर, मेटाफर क्या है? अमांडा अपने आप को मरमेड से कंपेयर करती है, तब मेटाफर हो गया। तो ये सारे फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज़ किए गए हैं। आई होप आप लोग इस पोएम को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।